अभी तक हमने मैकियावेली की 3 एडवाइस कर ली है। प्रिंस को लेकर वो क्या एडवाइस देता है। लास्ट एडवाइस जो हमने करी थी वो थी क्वालिटीज़ ऑफ द किंग। उसमें मैकियावेली कहता है कि किंग की 2 क्वालिटीज़ या प्रिंस के पास 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ टू बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स एंड करेजियस लाइक अ लायन। कि किंग प्रिंस जो है वो एक फॉक्स के जैसे क्लेवर हो और एक लायन के जैसे करेजियस हो, साहसी हो। प्लेटो और अरिस्टोटल ने भी ये 2 क्वालिटीज़ उन्होंने कहा है किंग के पास होनी चाहिए। प्लेटो ने कहा है रीज़न होनी चाहिए और अरिस्टोटल ने कहा था कि मास्टर के पास 2 क्वालिटीज़ उसको मास्टर बनाती, दैट इज़ करेज टू टेक डिसीजन एंड reason to take decision. Similarly, Machiavelli also believes in the same tradition, uh, courage, that is same in Aristotle and Plato. And here Machiavelli, when he say clever, he means reason. So again, he means that reason and courage are the 2 qualities that makes a person a master or a prince or a king or a philosopher king, anything. So these are some traditions which are continued in Machiavelli also. Now the next advice that we'll see is role of religion and ethics. पॉलिटिक्स में अब रिलीजन और एथिक्स का, मॉरलिटी का क्या रोल है। मैकियावेली बिलीव्स कि रिलीजन और एथिक्स आर नॉट पॉलिटिक्स। अगर आप मानते हो कि एथिक्स इज पॉलिटिक्स, यू आर रॉन्ग। अगर आप मानते हो रिलीजन इज पॉलिटिक्स, यू आर रॉन्ग। पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। पॉलिटिक्स में ना तो रिलीजन आएगा ना ही एथिक्स आएगा। और प्रिंस को ना तो रिलीजन को ना एथिक्स को पॉलिटिक्स के बीच में लेके आना है। प्रिंस को ये सब नहीं करना है, क्योंकि मैकियावेली ने काफ़ी सारे डिफरेंट ऑफिसेज में अलग अलग पोजीशन पे सर्व किया है। इसलिए उसको पता है कि ये दुनिया कैसी है। वो इस दुनिया के रियल नेचर को समझता है बहुत ही करीबी से। इसलिए वो ये जानता है कि हमें कल्पनाओं के संसार में नहीं रहना होगा, आइडियल वर्ल्ड में हम नहीं रह सकते। अगर पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है, अगर नेशनल इंटरेस्ट को हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हमें रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को ऑब्जर्व करना होगा और उसी के चलते हमें दुनिया को देखना होगा। मैकियावेली ने कहा था कि गुड मैन एंड गुड पॉलिटिशियन डज नॉट एग्जिस्ट। या तो आदमी अच्छा होगा या वो पॉलिटिशियन होगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो गुड मैन एंड गुड पॉलिटिशियन डज नॉट एग्जिस्ट। मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस को राइचियसनेस पे ध्यान नहीं देना है, प्रिंस को सही क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है। राइचियसनेस, अच्छी क्वालिटी क्या है, सही क्या होना चाहिए, अच्छी बात क्या होनी चाहिए, उस पर ध्यान देने की प्रिंस को आवश्यकता नहीं है। प्रिंस को वो देखना है कि स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है। अगर उसका इमोरल होने से स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहते हैं, उसको इमोरल होना चाहिए। अगर उसके मोरल होने से स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, उसको मोरल होना चाहिए। लोग कहते हैं मैकियावेली का प्रिंस इमोरल है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, अमोरल। अमोरल वो इंसान होता है जो ना तो मोरल है और ना ही इमोरल है। वो इनडिफरेंट है, उनको इन दोनों से फर्क ही नहीं पड़ता। उसको ना तो मोरलिटी से फर्क पड़ता है और उसको ना ही इमोरलिटी से फर्क पड़ता है। अमोरल व्यक्ति वो होता है जो इन दोनों से इनडिफरेंट है, उसको इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता। और जिस समय मोरलिटी की जरूरत पड़ेगी वो मोरल बन जाएगा, जिस समय इमोरल होने की जरूरत पड़ेगी वो इमोरल बन जाएगा। मैकियावेली ने प्रिंस को कहा है कि प्रिंस कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी अपने आइडियल्स के लिए, अपने आदर्शों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है, खुद का बलिदान दे सकता है, लेकिन प्रिंस अपने आइडियल्स के लिए अपने देश का बलिदान नहीं दे सकता। क्योंकि प्रिंस का हर एक डिसीजन किसको इम्पेक्ट करता है, कंट्री को, नेशन को। तो प्रिंस अपने आइडियल्स के लिए, अपनी मोरलिटी के लिए अपने नेशन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो प्रिंस को अमोरल रहना है ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मैकियावेली की जो अप्रोच है मोरलिटी को लेकर, वो क्या है, यूटिलिटेरियन अप्रोच है। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होती है कि आप वही काम करते हो जो आपके काम की है, जो आपकी यूटिलिटी क्या है, जो आपके उपयोग की आ सकती है। तो मैकियावेली बिलीव करता है अगर मोरलिटी आपके काम की है, यूटिलिटी की, तो आप मोरलिटी को प्रैक्टिस करिए। अगर इमोरलिटी से आपका काम हो रहा है तो आप इमोरलिटी को प्रैक्टिस करिए। तो मैकियावेली की इसमें जो है यूटिलिटेरियन अप्रोच है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मैकियावेली एक टीलियोलॉजिकल अप्रोच वाला आदमी है। टीलियोलॉजिकल टीलियोलॉजिकल लोग कौन होते हैं, जो ये कहते हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। देयर आर 2 अप्रोचेस। एक तो होती है टीलियोलॉजिकल अप्रोच जो कहती है एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। इनको कॉन्सिक्वेंशलिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। दूसरी अप्रोच होती है डियोंटोलॉजिकल, जिसे कहते हैं मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। क्या कहते हैं,
मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। टीलियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। इसका मतलब क्या है? जो परिणाम है वो आपके परिणाम तक पहुंचने के लिए जो आपने तरीके आजमाए उसको सही कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम देने गए और एग्जाम का आपका उद्देश्य क्या है कि आपको एग्जाम में पास होना है। पास होने के लिए आपने क्या करी? चीटिंग। लेकिन चीटिंग करने से आप पास हो गए, परिणाम रिजल्ट आपके फेवर में है, रिजल्ट आप जो चाहते थे वो है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरीके से वो रिजल्ट हासिल किया। तो आप कौन सा इंसान हो? टीलियोलॉजिकल। यानी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंड, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए किन साधनों का आपने उपयोग किया आपको वो मायने नहीं रखता। तो आप कौन हो? टीलियोलॉजिकल। वहीं पर दूसरे लोग कौन होते हैं? डियोंटोलॉजिकल, जिनके लिए क्या है? मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। मीन्स यानी जो आपने एंड तक पहुंचने के लिए साधन काम में लिया है वही आपके एंड को जस्टिफाई करेंगे। अगर आपने चीटिंग करके पास हुए हो, चीटिंग अच्छा साधन नहीं, इट्स नॉट अ गुड मीन्स टू गेट टू द एंड्स, तो आपका तरीका क्या है? गलत। आप वो नहीं कर सकते, आप उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप वहीं पर पास होने के लिए आप पढ़ाई करते हो और मेहनत करके सही रास्ते का इस्तेमाल करके अगर आप आपका डिजायर्ड रिजल्ट तक आप पहुंचते हो तो दैट इज अ गुड अप्रोच। किसके लिए? डियोंटोलॉजिकल के लिए। लेकिन टीलियोलॉजिकल के लिए आपको रिजल्ट पर पहुंचना है। आप चाहे सीधे रास्ते से पहुंचो, उल्टे से पहुंचो, कहीं से पहुंचो, आपका रिजल्ट होना चाहिए। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। अगर हम गांधी को देखें, गांधी कौन थे? गांधी एक डियोंटोलॉजिस्ट थे। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उनके लिए रास्ता इंपॉर्टेंट था, भले परिणाम ना मिले। उनका, गांधी का डिजायर क्या था? कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए वॉयलेंस का साधन लिया? वॉयलेंस को इस्तेमाल किया? नहीं। उन्होंने कहा भले ही मुझे 200 साल लग जाए इंडिया को आज़ाद कराने में, मैं नॉन वॉयलेंस का रास्ता ही चुनूंगा, मैं वॉयलेंस का रास्ता नहीं चुनूंगा। इसलिए गांधी कौन थे? डियोंटोलॉजिकल। वही हो सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ लीडर्स ऐसे रहे हो जिनका ये मानना था कि हमारा परिणाम क्या है? आज़ादी तक पहुंचना, चाहे हमें किसी भी रास्ते से पहुंचना पड़े, हमें अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? टू गेट इंडिपेंडेंस। तो वो लोग कौन है? टीलियोलॉजिकल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। साथ ही मैकियावेली ने यह भी कहा था कि इन पॉलिटिक्स द करेक्टनेस ऑफ एक्शन इज जज्ड बाय कॉन्सिक्वेंस। मैकियावेली ने कहा कि पॉलिटिक्स में आपका जो एक्शन है वो सही है या गलत है, किस बात से जज किया जाएगा? आपकी कॉन्सिक्वेंस से, परिणाम से, कि परिणाम आप जो चाहते थे वो आया है तो आपका हर एक्शन सही है, आपने चाहे कुछ भी एक्शन लिया हो। लेकिन परिणाम आपके विपरीत आया है, ऑपोजिट आया है, जो आप चाहते थे वो नहीं आया है, तो आपने चाहे कितना ही अच्छा एक्शन किया हो, कितना ही अच्छा रास्ता अपनाया हो, वो रास्ता कोई काम का नहीं है, क्योंकि परिणाम जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला। इसलिए हम देख सकते हैं कि मैकियावेली ने एक तरीके से रिलीजन और एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया। ही वॉज वन ऑफ द फ्यू थिंकर्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिसने सबसे पहले रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया, रिलीजन और एथिक्स को पॉलिटिक्स से एक तरीके से अलग कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मैकियावेली की जो नेक्स्ट एडवाइस प्रिंस को है दैट इज ऑन रिलीजन। इट इज फिफ्थ एडवाइस। रिलीजन के बारे में मैकियावेली ये कहता है कि बेसिकली मैकियावेली इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, ही इज अगेंस्ट चर्च। वो चर्च के अगेंस्ट है। हमने पहले ही कल देख लिया था, हमने पहले ही देख लिया था कि मैकियावेली जो है वो एक बुर्जुआ थिंकर है। बुर्जुआ यानी जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो उनके हक की बात कर रहा है। उनके हक की बात कैसे कर रहा है? क्योंकि उसने प्रिंस को कहा है कि उसको लोगों की प्रॉपर्टी नहीं छीननी चाहिए। अगर वो लोगों की प्रॉपर्टी छीनेगा तो लोग अपने पेरेंट्स की डेथ को भूल सकते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को नहीं भूल सकते। इसलिए मैकियावेली की जिम्मेदारी ये है कि वो उनकी प्रॉपर्टी ना छीने बल्कि उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखे, उसको सुरक्षित करके रखे, बचा के रखे। इसलिए मैकियावेली को बुर्जुआ थिंकर, कैपिटलिस्ट थिंकर कहा जाता है, जो पूंजीवादी लोगों का विचारक होता है। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं दे आर नॉट अगेंस्ट रिलीजन, बट कम्युनिस्ट थिंकर जो होते हैं दे आर अगेंस्ट रिलीजन। कार्ल मार्क्स, जब हम आगे पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स ने कहा था दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। धर्म जो है वो बड़े वर्ग का एक तरीके से ओपियम है, अफीम है, क्योंकि उसका नशा कुछ ऐसा है कि लोग बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। तो रिलीजन नहीं होना चाहिए, वो लोगों को अंधकार में रखता है, सही चीजें देखने नहीं देता, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। लेकिन मैकियावेली ने यह कहा है कि रिलीजन इज नॉट बैड, ही इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, ही इज अगेंस्ट चर्च। क्योंकि चर्च उस समय क्या कर रहा था? वो अपनी अथॉरिटी स्टेट के ऊपर इंपोज कर रहा था, जो चर्च के दायरे में नहीं आता, जो चर्च नहीं कर सकता। इसलिए मैकियावेली वाज अगेंस्ट चर्च बट ही वाज नॉट अगेंस्ट रिलीजन। मैकियावेली ने कहा था कि रिलीजन प्रिंस के काम का हो सकता है। रिलीजन प्रिंस के काम का कैसे हो सकता है? कि रिलीजन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और काफी सारे लोग गलत काम नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, गलत जगह पर नहीं, गलत कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि रिलीजन इस काम से उनको मना करता है। तो मेनी पीपल
दे अधियर लो, वो कानून पालन करते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि वो रिलीजन के अनुसार चलते हैं, वो धर्म का पालन करते हैं, वो धार्मिक होते हैं। और धार्मिक लोग जो है स्टेट को डिस्टर्ब करने वाली एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो धर्म से इतना प्यार करते हैं। इसलिए मैकियावेली ने कहा कि रिलीजन प्रिंस के काम का आ सकता है, क्योंकि रिलीजन प्रिंस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफी हद तक मदद करेगा। उसने साथ में ये भी कहा है कि प्रिंस को भले ही वो रिलीजियस ना हो, वो धर्म में विश्वास ना रखता हो, लेकिन लोगों के सामने उसको रिलीजियस अपीयर होना कि वो बहुत रिलीजियस है, क्योंकि लोग रिलीजियस लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फेवर करते हैं, उनको पसंद करते हैं। इसलिए मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस को अपीयर कैसा होना है, रिलीजियस अपीयर होना है। सो दैट वाज मैकियावेलीज एडवाइस टू प्रिंस ऑन रिलीजन। अगली एडवाइस जो मैकियावेली ने प्रिंस को दी है वो है ऑन होम प्रिंस शुड सपोर्ट। प्रिंस को सपोर्ट किसे करना चाहिए? तो सपोर्ट करने के लिए कौन लोग हैं? एक तो नोबल्स। नोबल्स कौन? जो अरिस्टोक्रेसी, अमीर लोग हैं, धनाढ़ी वर्ग हैं, दैट दे आर नोबल्स। और फिर कौन है? कॉमन लोग, एकदम साधारण जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं राज्य के। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, वन इज नोबल्स, सेकंड इज कॉमन पीपल। इनमें से प्रिंस को किसे सपोर्ट करना चाहिए? मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस को किसी एक ग्रुप को पर्टिकुलरली ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको किसी से अलग नजर नहीं आना चाहिए, ये प्रिंस को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नीड अराइज हो, अगर जरूरत पड़े, तो मैकियावेली को हमेशा कॉमन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उसको नोबल्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ही शुड ऑलवेज सपोर्ट कॉमन पीपल। उसका क्या रीजन है? मैकियावेली ने कहा कि जो नोबल्स हैं, रिच क्लास के लोग हैं, अरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, ऑलरेडी वो राज्य में बहुत ऊंचे पद पर स्थापित हैं, वो बहुत एम्बिशियस लोग हैं, महत्वाकांक्षी हैं। एम्बिशन क्या है कि वो प्रिंस को हटाकर खुद राजा बनना चाहते हैं, उनकी एम्बिशन से वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी रचते रहते हैं प्रिंस के लिए। इसीलिए अगर जैसे ही प्रिंस कमजोर पड़ा, ये लोग आ जाएंगे और प्रिंस को हटा देंगे और खुद वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर देंगे। इसलिए मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस को इंश्योर करना चाहिए कि वो ऐसे तो अपीयर हो कि वो दोनों के साथ है, लेकिन जरूरत पड़े तो किसको सपोर्ट करे? कॉमन लोगों को, क्योंकि वो संख्या में भी ज्यादा है, और अगर वो प्रिंस के साथ रहेंगे तो वो सपोर्ट से बहुत कुछ कर सकता है। मैकियावेली का प्रिंस अपने आप में एक एक्सपांशनिस्ट विचार का व्यक्ति है, यानी वो ये चाहता है कि जो है हमारा राज्य जो है ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, हम कब्जा करते रहें आसपास के इलाकों पर, हम हमारा एक्सपांशन होता रहे, विस्तार होता रहे। विस्तार के लिए मैकियावेली ने कहा था कि जो है अगर आपके आसपास का कोई एरिया, वहां का कल्चर आपके जैसा है, तो प्रिंस को वहां पर सीधा रूल करना चाहिए, क्योंकि कल्चर एक जैसा है, लोगों को असिमिलेट होने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, तो वहां पर प्रिंस को डायरेक्ट रूल करना चाहिए। लेकिन अगर आसपास के एरिया में कल्चर सेम नहीं है, कल्चर डिफरेंट है, तो मैकियावेली को किसी को वहां पर अपॉइंट करना चाहिए जो वहां पर रूल करे मैकियावेली के प्रिंस के आदेशों के अनुसार। साथ ही साथ मैकियावेली उस समय का पहला ऐसा थिंकर था जिसने ये कहा था कि राजा को अपनी सेना में अपने ही देश के लोगों को अपॉइंट करना चाहिए, दूसरों को रिक्रूट नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिडिवल टाइम के अंदर एक प्रैक्टिस चलती थी, उस प्रैक्टिस को कहते थे मर्सिनरी सोल्जर्स। मर्सिनरी सोल्जर्स। अब मर्सिनरी सोल्जर ऐसे सोल्जर होते हैं जो पैसे लेकर दूसरे देश में उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। बेसिकली वो पैसे लेंगे और कहेंगे हम किसी के लिए लड़ लेंगे, बस हमें पैसे चाहिए। तो मैकियावेली ने कहा कि ये सही नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली अगर वो दूसरे देश के हैं तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, तो आपको जो है मर्सिनरी सोल्जर्स को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। आपके पास सोल्जर वही हो जो आपके देश के नागरिक हो, आपके देश के वहाँ के नेशनल्स हो, वहाँ के रहने वाले हो। तो मैकियावेली ने नोबल मैन और कॉमन पीपल में से किसको सपोर्ट करना चाहिए? उसने कॉमन पीपल को सपोर्ट करने का कहा है। साथ ही साथ मैकियावेली ने इसमें एक छोटी सी एडवाइस और दी है कि प्रिंस को अगर पनिश करना हो किसी को, तो वो खुद कभी किसी को पनिश ना करे, वो अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू लोगों को पनिश करवाए। क्योंकि अगर खुद मैकियावेली किसी को पनिश करेगा तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान पनिश करने वाले को कभी पसंद तो करता नहीं है, हमेशा वही फील करेगा कि ये वो इंसान है जिसने मुझे पनिश किया, जिसने मुझे जो है दंड दिया था, वो उनको भी कभी भी पसंद उनको नहीं करेंगे। तो मैकियावेली ने कहा है कि प्रिंस को इंश्योर करना है कि वो खुद सामने से किसी को पनिश ना करे, किसी और को भेजे पनिश करने के लिए, और जब भी रिवॉर्ड देने की बारी हो, किसी को शाबाशी देने की बारी हो, तो प्रिंस खुद जाए और सामने वाले लोग रिवॉर्ड दे, उसको शाबाशी दे, क्योंकि उससे सामने वाला इंसान पसंद करेगा कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो हमेशा मुझे एक तरीके से मेरा मोराल अप करने के लिए आता है, शाबाशी देने के लिए आता है, मुझे ये इंसान कभी भी सजा नहीं देता, मेरा ध्यान रखता है। एक तरीके से इससे लोगों के मन में प्रिंस के लिए रिस्पेक्ट जनरेट होगी। दैट्स व्हाई मैकियावेली ने प्रिंस के लिए ऐसा कहा था। मैकियावेली की नेक्स्ट एडवाइस प्रिंस को है एडवाइस ऑन फॉर्च्यून। ये 7th एडवाइस है। इटालियन सेंस में, क्योंकि मैकियावेली इटली का थिंकर है, तो इटालियन सेंस में फॉर्च्यून को क्या कहा जाता है? डेस्टिनी, आपका भाग्य, डेस्टिनी। अब मैकियावेली ने प्रिंस को डेस्टिनी के बारे में क्या एडवाइस दी है? मैकियावेली ने ये कहा है
कि हो सकता है प्रिंस में वो सारी खूबियां हैं, उसमें सारी कैपेबिलिटीज हैं, उसमें सारी क्वालिटीज एक राजा बनने की, एक सक्सेसफुल राजा बनने की। लेकिन भाग्य ऐसा है, समय ऐसा है कि हो सकता है वो काफी बार असफलताओं की ओर जाए, उसको फेलियर्स फेस करने पड़े, परिस्थितियां उसके फेवर में ना हो, वो काफी कैपेबल लेकिन फिर भी वो जैसा चाहता है वैसा नहीं हो रहा है। तो उस समय प्रिंस को टूटना नहीं है, उसको बिखरना नहीं है, क्योंकि मैकियावेली ने कहा है कि अगर खराब समय आता है तो इंसान बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा है कि खराब समय जो है 50% आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन 50% आप उस चीज को कैसे डील करते हो, कैसे हैंडल करते हो, वो आपके हाथ में होती है। आपके हाथ में कैसे होती है? मैकियावेली ने कहा है कि जो भाग्य है, फॉर्च्यून जो है, इट इज लाइक अ वुमन। उसने फॉर्च्यून को वुमन से कंपेयर किया, महिला से कंपेयर किया है। मैकियावेली ने कहा कि फॉर्च्यून इज लाइक अ वुमन, और वुमन किससे फेवर करती है? बोल्ड मैन को, बोल्ड या फिर करेजियस मैन, जो साहसी इंसान होता है। तो फॉर्च्यून एंड वुमन फेवर्स द बोल्ड, फॉर्च्यून एंड वुमन फेवर्स द करेजियस पर्सन। अगर आप साहसी हो और खराब परिस्थिति का भी साहस के साथ, करेज के साथ सामना कर सकते हो, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। हो सकता है अभी परिस्थितियां ऐसी है कि भाग्य आपके साथ में नहीं है, लेकिन आप उन विकट परिस्थितियों का, उस खराब समय का अगर साहस के साथ सामना करते हैं, एक करेज के साथ उनका सामना करते हैं, तो आप खराब समय को भी अच्छा समय में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हो, वो आपके फेवर में हो जाएगा। तो फॉर्च्यून एंड वुमन फेवर्स द बोल्ड मैन। सिंपल से इसका मतलब यही है कि खराब समय में अगर आप साहस के साथ खराब समय का सामना करते हो, तो खराब समय को भी प्रिंस एक अच्छे समय में कन्वर्ट कर देगा, और वो जो है एक सक्सेसफुल राजा बनने में कामयाब हो जाएगा। ये काफी अच्छी एडवाइस मैकियावेली ने प्रिंस को दी, क्योंकि इससे मैकियावेली का रियलिस्ट अप्रोच पता चलती है कि कैसे वो दुनिया को लेकर काफी प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक है। कि काफी बार हमारे सारे सही गोल भी सही नहीं होते, हमारी चीजें हमारे फेवर में नहीं होती, ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। तो उस सर्कमस्टांस में, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें साहस धारण करना है, हमें करेज रखना है। करेज ही एक ऐसी चीज है जो खराब समय को अच्छे समय में कन्वर्ट कर सकती है। फॉर्च्यून एंड वुमन फेवर्स द बोल्ड, ये मैकियावेली ने प्रिंस को एडवाइस दी थी, दैट इज 7th एडवाइस। तो जो हमने इतना मैकियावेली का डिस्कशन किया, इससे ये पता चलता है कि मैकियावेली वाज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। वो अपने समय का शिशु था, इसलिए था कि उसने अपने समय से सीखा, जो भी समय में खराब चीजें थी उनसे वो सीखा और उनको इंप्रूव करने की उसने कोशिश करी। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली ने रिलीजन और स्टेट को सेपरेट किया। उसने उस मॉडर्न सेक्युलरिज्म की एक तरीके से वेस्टर्न सोसाइटी में नींव रखने का काम किसने किया था? मैकियावेली ने। मॉडर्न सेक्युलरिज्म क्या होता है कि रिलीजन और स्टेट दोनों अलग रहेंगे, रिलीजन अपना ध्यान रखेगा, स्टेट अपना ध्यान रखेगा, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये करने का काम किसने किया था? मैकियावेली ने। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई नीडेड टू डिस्कस यू अबाउट मैकियावेली। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।